वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं हाई मॉम। दोस्तों, आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसकी कहानी बड़ी प्यारी सी और इमोशनल कर देने वाली है। इस मूवी में अन्ना नाम की लड़की अपनी माँ को प्राउड फील करवाने के लिए उनके चेहरे पे मुस्कान देखने के लिए किस हद तक गुजर जाती है, यही है इस मूवी की कहानी। आपको पूरा फील आएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत अन्ना नाम की लड़की से होती है जो हमें अपने बारे में ही बता रही है। कहती है, मेरा नाम है अन्ना, बचपन से ही मैं बड़ी शरारती हूँ। क्लास में मस्ती करना, दोस्तों को परेशान करना मेरी आदत है और पढ़ाई में तो कम, लेकिन हाँ, स्पोर्ट्स में सबसे आगे हूँ मैं। मेरी प्यारी सी माँ जैनी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं ना कितनी भी मस्ती कर लूँ वो बिल्कुल भी नहीं डांटती मुझे। खेल कूद में कहीं कपड़े फट भी जाए तो वो अपने हाथों से उनको सिल दिया करती, जबकि उनको सिलाई आती भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करके वो बड़े प्यारे से कपड़े सिल देती है। लेकिन एक बात बताऊं आप सभी को, ये सब कुछ बचपन तक ठीक था। अब मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी होने वाली है और कॉलेज में एडमिशन लेना है मुझे। उसके लिए अच्छे मार्क्स चाहिए और मेरी पढ़ाई ना करने की आदत से ना माँ हमेशा परेशाान रहती है। जानती हूँ वो मेरे भले के लिए सोचती है कि अच्छी पढ़ाई से मेरी जिंदगी संवर जाएगी, वरना आगे किसने देखा। पर क्या करो, मुझसे पढ़ाई होती नहीं, इसलिए माँ अक्सर मुझसे नाराज रहती है। मेरी माँ का सिर्फ एक ही सपना है कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे उन्हें मुझ पर गर्व हो। इससे ज्यादा मेरी माँ कुछ नहीं चाहती। और दोस्तों, यहाँ से हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेनी ने एक पार्टी का इंतजाम किया है, यानी कि अन्ना की माँ ने, जिसमें पूरे परिवार और जान पहचान वाले लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि आज बहुत ही खुशी का मौका है। अन्ना की दिन रात की पढ़ाई और मेहनत का फल जो उसे मिला है। अच्छी पढ़ाई से अन्ना को काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, जिससे उसका एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन भी हो गया है। इसी खुशी के मौके पर जेनी ने पार्टी रखी हुई है। दोस्तों, जेनी पहली बार इतनी खुश है क्योंकि अन्ना ने आज उसे उस पर गर्व करने का जो रीजन दिया है। लेकिन यहाँ तो सब खुश थे, पर दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि अन्ना ने एक लड़की के साथ बात करके नकली रिजल्ट बनवाया। दोस्तों, असली रिजल्ट में वो फेल हो गई थी, इसीलिए उसने नकली रिजल्ट बनाया ताकि उसको डांट ना पड़े और उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाए। यार, बेचारी जेनी को जब पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। इधर पार्टी में जेनी की दोनों बहनें मैरी और एली भी आते हैं, जिसमें से मैरी तो जेनी के साथ बहुत प्यार से रहती है, लेकिन एली के अंदर बहुत ज्यादा घमंड है, क्योंकि पता है उसके पास क्या है, बहुत सारे पैसे हैं। तो वो उसका रौब झाड़ते हुए जेनी और मैरी को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती है। आज भी एली जेनी को अपने और अपनी बेटी की तारीफ करके बता रही होती है कि पता है, मेरी बेटी तो अमेरिका में पढ़ी है, उसकी लाइफ तो सेट है। ऐसी किस्मत कहाँ जल्दी से किसी को मिलती है। एली को देखकर मैरी का पति डेविड कहता है कि मुझे आज भी याद है कि तुमने हमारी फैक्ट्री से सबसे पहले टीवी खरीदा था, काफी मजा आया था उस समय। उसी के साथ साथ तुमने फैक्ट्री में होने वाले वॉलीबॉल टूर्नामेंट को भी बढ़िया तरीके से जीता था, जिसको देखकर तो फैक्ट्री के ओनर भी हैरान रह गए थे। दोस्तों सुनिए मेरी बात। जेनी, एली, मैरी और डेविड ये सब 1981 के समय एक ही फैक्ट्री में वर्कर के तौर पर काम करते थे, और उसी टाइम की बात को डेविड एली को इस समय बता रहा है। अब उस टाइम तो अन्ना पैदा नहीं हुई थी ना, तो उसको समझ में नहीं आता किस बारे में बात हो रही है। तो वो मैरी से पूछती कि आंटी, ये एली कौन सा टूर्नामेंट जीती थी, उसके बारे में कुछ बताइए ना। मैरी कहती है कि अरे बेटा, हम तो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, और करते तो एली को थोड़ी जीतने देते। लेकिन एक बात है, वो टूर्नामेंट जीतने के बाद से ही ना एली की जिंदगी बदल गई। बहुत अच्छी किस्मत थी उसकी। किसी दिन मुझे टाइम मिलेगा तो आराम से बैठकर फैक्ट्री की सारी बात तुमसे शेयर करूंगी। बात होने के बाद दोस्तों, मैरी एक एनवलप में कुछ पैसे डालकर अन्ना को दे रही होती है। जेनी कहती है कि अरे इसकी क्या जरूरत है, तुम आई हो, यही बहुत है हमारे लिए। लेकिन मैरी तो जिद पे उतर आती है। एक तरफ से मैरी एनवलप देना चाहती है और दूसरी तरफ से जेनी बार बार इंकार कर रही होती है। जैसा दोस्तों हमारे घर में होता है, सेम वैसा ही। जब मेहमान पैसे देने की कोशिश करते हैं ना, तो हम मना करते हैं कि नहीं, रख लीजिए। सेम वही सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर इसी हाँ और ना में जैसे ही जबरदस्ती मैरी अन्ना के बैग में वो एनवलप डालती है ना, तो निकालते टाइम जेनी एनवलप के बजाय असली वाला रिजल्ट निकाल लेती है। दोस्तों, अन्ना तो सुन पड़ जाती है कि गई भैंस पानी में, मेरी पोल खुल गई। असली रिजल्ट को देखकर जेनी और बाकी सभी को बड़ा बुरा लगता है। वो पार्टी करने आए थे, लेकिन पार्टी धरी की धरी रह गई। इसके बाद जेनी काफी उदास मन से घर की ओर जाने लगती है। अन्ना उसके पीछे चलते हुए कह रही होती है कि माँ, मुझे पता है आप क्या सोच रही है, मैं एक नंबर की लूजर हूँ। मैंने हमेशा आपका सर झुकाया है, कभी गर्व से उठाया नहीं। काश मैं आपकी बेटी ना होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन इस पर जेनी कहती है कि बेटा, आज के बाद ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालना। तुम जैसी भी हो तो मेरी बेटी ना, और मुझे सबसे ज्यादा तुम प्यारी हो। तो इस तरह का ख्याल भी दोबारा अपने दिमाग में मत लेकर आना। चलो, घर पर तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बना के रखा हुआ है। ये सुनकर अन्ना एकदम से खुश हो जाती है कि माँ ने मुझे माफ कर दिया। इस तरह माँ और बेटी दोनों साइकिल पर सवार होकर बातें करते हुए घर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन किसको पता था ये खुशी सिर्फ कुछ देर की है, इसके बाद सब अंधेरा हो जाएगा। जैसे वो दोनों थोड़ी दूर जाते हैं, एक गाड़ी वाला उन्हें टक्कर मार देता है
और ये एक्सीडेंट इतना भयानक होता है कि इसमें जेनी को काफी गहरी चोट आती है और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि बचने का कोई चांस नहीं है। अना की तो दुनिया उजड़ चुकी होती है। वो अपनी माँ को देख देख कर रोए जाती है कि भगवान किसी को मेरी जैसी बेटी मत देना। मैंने कभी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया, कभी उन्हें खुश नहीं रख पाई। काश मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं माँ को दुनिया की हर खुशियां दे दूंगी। ये कहते हुए वो वहीं पर रोने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से आसपास का माहौल एकदम से बदल जाता है। अना को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। पूरा हॉस्पिटल खाली हो चुका था। सिर्फ एक टीवी चल रहा होता है जिसमें 1981 की न्यूज चल रही है। उस टीवी को देखते ही अना टीवी के अंदर चली जाती है, जिसमें वो टाइम ट्रेवल करके 1981 के समय में पहुंच जाती है। वहां आकर वो सीधे पत्तों के ढेर पर आकर गिर जाती है। वो पत्तों के साथ साथ जेनी के ऊपर भी गिर जाती है। जी हाँ दोस्तों, एनी की माँ जेनी, जो कि 1981 के समय में फैक्ट्री वर्कर है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो अना का पैदा होना तो बहुत दूर की बात है। अभी समझ गए ना आप, मतलब इस समय अना पैदा नहीं हुई है। अब एक दूसरे के ऊपर गिरने से दोनों बेहोश हो चुके होते हैं। तो फैक्ट्री के बाकी वर्कर्स, जिसमें डेविड भी शामिल है, वो दोनों को उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है ताकि उनका इलाज कर पाए। कुछ देर के बाद अना की जब आंख खुलती है तो उसके सामने डेविड होता है। उसका नाम जानकर अना हैरान रह जाती है कि डेविड अंकल जवान कैसे हो गए, ये सब क्या हो रहा है, मैं कौन से टाइम पर आ गई हूँ। इस समय दोस्तों डेविड अना को नहीं पहचानता, लेकिन अना की बातों से डेविड उसे पागल समझ बैठता है। फिर वो अना को कैलेंडर दिखाकर कहता है कि देखो देखो, ये 1981 का टाइम है। अभी भी सपने में हो क्या तुम, या कुछ पी भी रखी है तुमने। तभी वहाँ पर जेनी आती, जो कि एकदम जवान, बिल्कुल एक सुंदर सी लड़की लग रही है। अना की तो नजर ही नहीं हटती अपनी माँ से कि मम्मी आप तो सच में कितनी सुंदर थी अपने टाइम पर। जाहिर सी बात थी, जेनी अना को पहचानती नहीं, तो अना अपनी माँ के साथ रहने के लिए उससे झूठ कह देती है। कहती है कि मैं तुम्हारी दूर की कजन हूँ, आज इस शहर में आई हूँ तो सोचा तुमसे मिल लूं। ये सुनकर जेनी भी खुश हो जाती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जवान मैरी भी आ जाती है दोस्तों, और वो आकर जेनी से कहती है कि तुम यहाँ पर खड़ी हो, अरे हमें तो टीवी खरीदने जाना था ना, वरना हमसे पहले तो एली टीवी खरीद लेगी और तारीफ बटोर लेगी, जल्दी चलो। इसीलिए वो दोनों अना को भी टीवी खरीदने अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ टीवी लेने के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि दोस्तों ये टाइम 1981 का है। बड़ी मुश्किल से टीवी वगैरह यहाँ पर मिला करते थे। एली भी वहाँ पर पहुंच जाती है टीवी खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ पर एली जेनी को बातों में उलझा कर लाइन में उससे आगे होने की कोशिश करती है। पर अना को ये बात तो पता थी कि टीवी एली के पास गया, क्योंकि अना तो फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आई है ना। और अना को ये भी पता है कि अगर टीवी एली के पास चला गया तो हमेशा लोग उसका ही नाम लेंगे। जैसा कि आपको याद है दोस्तों, डेविड एली के बारे में पार्टी में कह रहा था, तो अब अना सोचती कि मैं कैसे भी करके बस एक बार माँ को टीवी दिलवा दूं ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए खुश हो जाए। अब एली और जेनी का नंबर आने पर सिर्फ एक टीवी बचता है, इसलिए वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तो टीवी बेचने वाली महिला कहती है कि झगड़ा करने से अच्छा आप दोनों लाइन से हट जाओ, किसी दूसरे जरूरतमंद को दे देती हूँ टीवी, अगले हफ्ते स्टॉक आएगा तो तब लेकर जाना। तभी दोस्तों इस मौके का फायदा उठाकर अना दुकान वाली से कहती है कि देखो मैं अंधी हूँ, मेरा बचपन से सपना था कि मेरे पास एक टीवी होता, मुझे उस टीवी की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे वो दे दो प्लीज। ये सुनकर दुकान वाली महिला उसके हाथ में रेडियो थमाकर कहती है, तुम्हारे लिए टीवी नहीं, तुम्हारे लिए रेडियो काम आएगा, अंधी होकर टीवी का क्या करोगी। ओहो, प्लान फेल होता हुआ देख कर अना कहती है, मेरा भाई बहरा है पर उसे दिखाई देता है, उसके लिए ही सही पर टीवी मुझे दे दो, वो टीवी देख लेगा और मैं रेडियो सुन लूंगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर आसपास खड़े लोग भी अना के सपोर्ट में कहने लग जाते हैं कि हाँ बेचारी बड़ी तकलीफ से गुजर रही है, इसकी मदद कर दो। इसलिए दुकान वाली आखिरी टीवी अना को ही बेच देती है। टीवी पास आकर अना और जेनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अना ने ठान लिया होता है कि ये मौका भगवान ने मुझे दिया है ताकि मैं अपनी माँ को खुश कर पाऊँ, तो मैं हर वो चीज करने की कोशिश करूंगी जिससे मेरी माँ खुश हो जाए। अब जेनी के पास टीवी देखकर पूरी फैक्ट्री के लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि जेनी पहली वर्कर बनी जिसने टीवी खरीदा। जैसा कि दोस्तों आपको याद होगा कि पहले ये टीवी एली के पास था, लेकिन अना ने टाइम ट्रेवल करके ये टीवी दिला दिया है खुद को, समझ गया आप। तो टीवी को लेकर सभी बड़े मजे से टीवी पर मैच देखते हैं। उसके बाद फैक्ट्री का डायरेक्टर ये अनाउंसमेंट कर देता है कि इस साल का वॉलीबॉल टूर्नामेंट सिर्फ लड़कियों के लिए कराया जाएगा, क्योंकि लड़कियों ने पहले टीवी खरीदा है, तो ये एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से उनके लिए। ये सुनकर कई सारी लड़कियां एकदम से खुश हो जाती हैं। इस साल पहली बार लड़कियों के लिए हो रहा है। तब वहाँ पर एली आ जाती है, जिसे पता चल चुका था कि टीवी लेने के लिए अना और जेनी ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया। एली जेनी से कहती है कि टीवी तो मिल गया, लेकिन देखना टूर्नामेंट में मैं तुम्हें कैसे धूल चटाती हूँ, बचकर रहना मुझसे। तो अना को यहाँ पर मैरी की बात याद आती है जो उसने पार्टी में कही थी कि इसी टूर्नामेंट को जीतने के बाद एली की किस्मत बदल गई थी। जेनी ने पार्टिसिपेट किया होता तो वो जीत जाती। तो अब अना डिसाइड करती है कि वो अपनी माँ को मनाएगी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि वो खेले, उसे जीते और खुद की किस्मत बदलने का मौका उसे मिले। अब अना जेनी को समझाती है कि देखो आपको ये टूर्नामेंट जरूर खेलना होगा, मुझे लगता है इसको
जीतने के बाद आपकी जिंदगी आराम से बदल जाएगी। लेकिन जैनी कहती है मैं नहीं खेल सकती, हमारे पास लोग नहीं है तो टीम कैसे बनाएंगे, सिर्फ मैं और मैरी है, 2 लोग थोड़ी वॉलीबॉल टीम बना सकते हैं। अना फिर भी नहीं मानती और उसके काफी ज्यादा जिद करने पर जैनी अपने बाकी दोस्तों के पास जाती है ताकि उन्हें टीम में शामिल कर पाए। लेकिन सभी के पास अलग अलग मजबूरी होती है। एक को बहुत बड़े खेत से फसल काटनी थी, दूसरी लड़की के सर पे चोट लगने से उसके पीछे के बाल उड़ गए थे तो वो घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं होती। तो टूर्नामेंट तो क्या ही खेलेगी यार। एक और लड़की जिसके पिता का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था तो वो और उसके पिता डबल मेहनत करके अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं। अब अपने पिता को छोड़कर वो लड़की भी टूर्नामेंट खेलने के लिए तैयार नहीं होती। आखिर में एक और लड़की होती है जो रेडियो स्टेशन पे काम करती है। वो हमेशा अपनी कहानी रेडियो पर सुनाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अच्छी कहानी सोच न पाने के कारण उसकी नौकरी तक खतरे में आ गई है। सारे दोस्त अपनी अपनी प्रॉब्लम से परेशान होते हैं तो टूर्नामेंट कैसे खेलेंगे यार। अब इसी टेंशन में वो लोग बैठे होते हैं कि तभी वहां पर मैक्स नाम का एक बंदा आता है जिसको एली ने हायर किया था ताकि वो जबरदस्ती जैनी से टीवी ले सके। और मैक्स बड़े स्टाइल में घोड़ा गाड़ी पर बैठकर उन्हें धमकी दे रहा होता है कि फटाफट से टीवी लाकर मुझे दे दो। लेकिन जैसे ही वो जली हुई सिगरेट फेंकता है वो घोड़े को जाकर लग जाती है, इसलिए वो घोड़ा बेचारे मैक्स को घसीटते घसीटते वहां से लेकर चला जाता है। जितने स्टाइल में वो यहाँ पर आया था ना उतनी ही इज्जत का फालूदा हो जाता है उसका। अब अना जैनी को फिर समझाती है कि हमें कैसे भी करके ये टूर्नामेंट खेलना ही होगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसीलिए जैनी कहती है तो ठीक है, हम सब मिलकर मेरे दोस्तों की सारी परेशानियों को खत्म करेंगे ताकि वो हमारी टीम में शामिल हो जाए। ये आइडिया मैरी और अना दोनों को पसंद आता है, इसलिए वो सबसे पहले जिस लड़की का बाल चोट लगने से निकल गए थे ना उसको एक विग लगा देते हैं ताकि आराम से वो लड़कों के सामने आ पाए। उसके बाद जिस लड़की के पिता का धंधा नहीं चल रहा था उसमें मदद करने के लिए जैनी अपना टीवी सामने रख देती है, क्योंकि उस लड़की के पिता रिंग फेंकने वाला गेम खिलाया करते थे, मतलब वही वाला जिसमें सामान पे रिंग फेंकना होता है, जिसपे वो लग गया वो सामान आपका। इसलिए टीवी को सामने देखकर गेम खेलने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन कोई भी टीवी जीत नहीं पाता। पर इससे होता यह है कि उस लड़की को काफी फायदा हो जाता है। इसके बाद जिस लड़की को फसल काटनी थी उसमें मदद करने के लिए अना मैक्स और उसके साथियों के पास जाती है और उन्हें बताने लगती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है, आगे चलकर तुम बहुत ही कमाल करने वाले हो। इस तरह वो उसको बातों में बहलाने की कोशिश करती है, जिससे मैक्स भी दोस्तों अना के साथ हो जाता है और वो सब मिलकर उस लड़की की फसल कुछ घंटों में ही काट देते हैं। इसके बाद आखिरी में रेडियो वाली लड़की को अना ने अब तक जो जो उसके साथ हुआ था उस पर कहानी लिख कर दे दी थी, जिसे सुनाने पर लोग उस कहानी के दीवाने हो जाते हैं। इस तरह से सारी लड़कियों की परेशानी खत्म हो जाती है तो वो जैनी के साथ उसकी टीम में होने को तैयार हो जाते हैं शामिल। टीम बनने के साथ जैनी भी बड़ी खुश होती है। उसकी खुशी को देखकर अना सबसे ज्यादा खुश होती है। वो अपनी माँ को खुश करना चाहती थी, जिसमें वो धीरे धीरे कामयाब भी हो रही है। और दोस्तों अब सभी लड़कियां वॉलीबॉल की कड़ी प्रैक्टिस शुरू कर देती है, जिसके बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन टूर्नामेंट होने वाला है। उस टूर्नामेंट को देखने के लिए फैक्ट्री का ओनर भी आया होता है। एक तरफ जैनी की टीम थी, दूसरी तरफ एली की टीम, जिसकी सारी लड़कियां बड़ी कमाल की खिलाड़ी। अब जैसे मैच शुरू होता है अना ऐसा बॉल मारती है कि वो बॉल सीधे उस विग वाली लड़की के सर पर जाकर लग जाती है। ओहो, इससे बेचारी का विग उतर जाता है। बेचारी लड़की अपना सर बचाते हुए टूर्नामेंट छोड़कर भाग जाती है। सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो उस लड़की के जाने से जैनी की टीम में से एक प्लेयर कम हो जाता है, इसीलिए जैनी रेफरी से बात करके एक प्लेयर कम के भी गेम शुरू करवा देती है। मतलब एक प्लेयर कम हो गया तो उस तरह से गेम चलेगा, क्योंकि उसने रेफरी को पटा लिया था। कहा कि मैं 1 हफ्ता अपना टीवी तुम्हें दे दूंगी, और रेफरी को भी टीवी चाहिए था तो इसी लालच में उसने गेम शुरू करवा दिया। अब गेम शुरू होते ही एली की टीम की लड़कियां बड़ा अच्छा खेलती है दोस्तों, हर बार बढ़िया स्कोर कर रही होती है, पर जैनी की टीम ने अब तक कोई स्कोर नहीं किया था। देखते देखते एली की टीम का स्कोर 14 हो जाता है, सिर्फ एक स्कोर और वो लोग जीत जाएंगे। पर जैनी की टीम अभी भी सिर्फ 4 के स्कोर पर होती है, इसलिए वो लोग भी काफी अच्छे से कोशिश करते हैं ताकि इस टूर्नामेंट को जीत पाए। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि उनकी हार हो जाती है और एली की टीम ही जीत जाती है। हारने पर जैनी की टीम को मग मिलता है और जीतने पर एली की टीम को फ्लैश लाइट। हना तो बिल्कुल हैरान होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पार्टी में तो मैरी ने कहा था कि टूर्नामेंट जीतने के बाद एले की किस्मत बदल गई, तो क्या ये फ्लैश लाइट से अपना फ्यूचर ये ब्राइट करेगी? नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार है। अब थोड़ी देर के बाद डायरेक्टर जिमी को एक कमरे में लेकर आ जाता है, जहाँ पर फैक्ट्री के मालिक का बेटा एडम वो मौजूद होता है।
डायरेक्टर दोनों को आपस में बात करने को कहता है ताकि दोनों की जान पहचान हो पाए। अना तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये हो क्या रहा है, मेरे पिता तो जेम्स है, ये एडम बीच में कहां से आ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मैरी अना से कहती है कि तुमने ही जेनी को टूर्नामेंट खेलने के लिए उकसाया था ना। खेलने के दौरान फैक्ट्री के मालिक को जेनी पसंद आ गई तो अब वो एडम की शादी उससे करवाना चाहता है। ये जानकर अना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। मैरी कहीं इसी को किस्मत बदलना तो नहीं कह रही थी, क्योंकि मेरी माँ जब टूर्नामेंट खेलने नहीं गई तो फैक्ट्री ओनर को सिर्फ वहाँ एली दिखाई दी थी, तो उसने एली की शादी एडम से करवा दी। लेकिन अब जेनी को देखकर उसका मन जेनी पर आ गया और अब अगर उन दोनों की शादी हो गई तो मेरे पिता तो गए और फिर मेरा तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। ये क्या हो गया। अब दोस्तों अना टेंशन में आकर एडम से मिलने जाती है। उससे कहती है देखो मुझे पता है तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी जेनी से करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम किसी और को पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी सेटिंग करवा दूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एडम कहता है कि देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैंने खुद पिताजी से कहा कि मैं जेनी को पसंद करता हूँ, तो मेरी बात चलवाइए। अना को अब समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इस चीज को संभालूं। काफी देर सोचने के बाद वो एक फैसला लेती है कि नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर मेरी माँ मेरे पिता से शादी करेगी तो फिर आगे जाकर मैं पैदा होंगी जो हमेशा उन्हें दुख देगी, इसलिए बेहतर यही होगा कि माँ दूसरे इंसान से शादी कर ले। कम से कम मुझसे अच्छी लड़की तो पैदा होगी उनकी, जो मेरी माँ को अक्सर गर्व महसूस करवाएगी, क्योंकि मैं तो बहुत ही बुरी हूँ। इसीलिए वो जेनी की मदद करने लग जाती है ताकि वो अपनी माँ को और एडम को करीब लेकर आ जाए, जिसमें वो अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाना जो लड़कों को पसंद आते हैं, अच्छा मेकअप कराना वगैरह वगैरह। उसी के साथ साथ अना एक मूवी टिकट भी बुक करती है जिसमें उसका और जेनी का नंबर आजू बाजू में होता है। पर एक टिकट तो वो जेनी को दे देती है, लेकिन दूसरे टिकट को खुद नहीं लेती बल्कि एडम को थमा देती है ताकि इत्तेफाक से सही दोनों एक साथ बैठ के मूवी देखेंगे। तो इससे होगा क्या, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। अब एडम मूवी देखने के लिए 8 नंबर की सीट पर बैठ जाता है और 7 नंबर पर जेनी को बैठना था। वो उसके ही आने का इंतजार कर रहा होता है और वो आती भी है, लेकिन ये क्या, वो तो एडम से काफी दूर बैठ जाती है। एडम को यकीन नहीं होता कि ऐसा कैसे हो गया। तब उसे पता चलता है कि मनोज थिएटर वालों ने ही नंबर्स को आगे पीछे करके रखा हुआ है, नंबर वाइज सीट नहीं लगेगी। बेचारा बड़े अरमानों से आया था, सब पर थिएटर वालों ने पानी फेर दिया। अब इसके बारे में जैसे अना को पता चलता है तो वो भी परेशान हो जाती है कि हमारा प्लान तो फेल हो गया। लेकिन वो एडम से कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं दूसरा प्लान बनाती हूँ। देखो मैं और जेनी कल बोटिंग के लिए जाने वाले हैं, मैंने मैक्स से बात की है, वो भी बोट लेकर आ जाएगा, तो बहाना करके मैं उसकी बोट में चले जाऊंगी, तो तुम जेनी वाली बोट में चले जाना। इस पर एडम मान जाता है। अगले दिन की बात है, मैक्स अना को लेने बोट लेकर पहुंच जाता है, तो वो जेनी से बहाना करके मैक्स की बोट में चली जाती है, जहाँ वो दोनों नदी में उतर जाते हैं। तो वहीं एडम भी जेनी के साथ नदी में उतर चुका होता है। एडम बड़ा ही शर्मा रहा होता है। वो कुछ खाने वाले सीड्स लेकर आया था जो वो जेनी को भी ऑफर करता है, लेकिन वो खाने से मना कर देती है। इसलिए शर्माते हुए एडम खुद ही पूरे सीड्स खा लेता है। तो अब होना क्या था, इतने सीड्स खाने के बाद उसका पेट खराब हो जाता है। उसे बड़ी जोर की बाथरूम आती है, उससे यहाँ तक कि बोट का चप्पू भी नहीं चला जाता। तो वो जेनी से कहता है कि जल्दी से बोट को किनारे पर लेकर जाओ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जेनी को हंसी भी आ रही थी और वो जल्दी जल्दी बोट भी चला रही थी, लेकिन इससे पहले कि बोट किनारे बने बाथरूम तक आती, मैक्स के साथी जिस बोट पर सवार थे वो आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि तू चप्पू चलाएगा, तू चप्पू चलाएगा। इसी झगड़े में उनकी बोट एडम की बोट से टकरा जाती है। बेचारा एडम जो इतने देर से कंट्रोल करके बैठा हुआ था, टक्कर की वजह से उसका सामान उसकी पैंट में ही निकल जाता है। बेचारे को इतनी शर्म आती है कि वो तुरंत बोट से उतरकर तालाब आ जाता है ताकि उसका पीला पैंट कोई दूसरा ना देख ले। लेकिन दोस्तों तब भी लड़कियों को इसके बारे में पता चल जाता है, जिससे उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं लेती। अब अगले सीन में एडम अना से कहता है कि देखो बोट पर जो हुआ उसके बाद से लगता है कि मेरा और जेनी के बीच सब कुछ खत्म हो गया है, लगता नहीं वो मुझसे कभी शादी करेगी। अना कहती है ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ जेनी को कैसा इंसान पसंद है, उसे ऐसा लड़का चाहिए जो मजाक करने वाला हो, उसको हंसाने वाला हो, जो उसका ख्याल रखने वाला हो। लेकिन तुम्हारे अंदर तो मजाक नाम की कोई चीज ही नहीं है, बस शर्माते रहते हो हमेशा। देखो मेरे पास एक और प्लान है, इससे हम जेनी को खुश रख सकते हैं। इसीलिए प्लान के मुताबिक एडम एक स्टेज शो का आयोजन करता है जिसमें वो काफी फनी बनकर स्टेज पर आ जाता है ताकि लोगों को एंटरटेन कर पाए। लोगों से ज्यादा उसका ध्यान जेनी पर होता है दोस्तों, कि बस जेनी उसको देखकर हंस दे एक बार। लेकिन बेचारे को मजाक और कॉमेडी करना तो आता ही नहीं था, इसीलिए अना भी उसके साथ आ जाती है ताकि वो सपोर्ट देकर स्टेज शो को
हिट बना दे। और उनका मेन टारगेट क्या है? जेनी को खुश करना। लेकिन एडम इसके लिए तैयार नहीं होता कि मैं तो इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ, मैं जाऊंगा अगर इतने लोगों के सामने तो बेइज्जती हो जाएगी, कोई दूसरा तरीका निकालो। इतना कहकर वो जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है, उसको रोकने के चक्कर में अना से उसकी पैंट सरक जाती है, जिससे एडम का अंडरवियर सबके सामने दिख जाता है। और ये देखकर तो सभी की हंसी निकल जाती है, पूरा थिएटर हंसने लग जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, जेनी भी आज पहली बार एडम को ऐसे देखकर जी भर के हंस रही होती है। एडम जेनी को हंसता देखकर सारी बेइज्जती भूल जाता है और अना के साथ बड़े मजाक के तरीके से पूरा शो करता है, जिससे सारी ऑडियंस का दिल हो जाता है खुश। अना ने जो भी किया, उसकी हर हरकत से जेनी आज बड़ी खुश है, और ये खुशी वो अपने टाइम पर कभी अपनी माँ को नहीं दे पाई। इसी वजह से अना को लग रहा है कि भगवान ने मुझे जो एक मौका दिया, उस पर मैं खरी उतर रही हूँ। तो अगले सीन की बात है दोस्तों, अना जेनी से कहती है कि मैंने फ्यूचर देखा हुआ है, मतलब मैं देख भी सकती हूँ। पता है तुम्हारी एक अच्छे से लड़के से शादी होगी, उसके बाद तुम्हारी एक बेटी होगी जो काफी अच्छी जिंदगी गुजारेगी, अमेरिका में पढ़ेगी, तुम हमेशा खुश रहोगी उसके लिए। दोस्तों पता है ना क्या हो रहा है यहाँ पर? अना वो सारी बात कह रही है जो कि एडम से शादी करने के बाद एली के साथ हुआ था। याद है ना आपको? भूले तो नहीं? क्योंकि अभी अना को ये उम्मीद है कि एडम से शादी करने के बाद जितना खुश एली अपनी जिंदगी में थी, उतना ही उसकी माँ भी रहेगी एडम के साथ शादी करने के बाद। लेकिन जेनी कहती कि बेटी मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी, मुझे तो एक प्यारी सी बेटी चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो, जो मुझसे प्यार करे और मैं उससे प्यार करूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर अना की आंखों से आंसू बाहर आते हैं कि उसकी माँ आज भी उससे इतना ही प्यार करती है जैसा कि वो पहले क्या करती थी, मतलब पहले, टाइम ट्रेवल से पहले। अगली सुबह जेनी अना को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहती है, तुम्हें एक चीज बतानी थी, मैं जेम्स नाम के लड़के के साथ पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ और हमने छुपकर शादी भी कर ली है। यही वजह है कि मैं एडम के करीब नहीं जाना चाहती और उससे दूर होने की कोशिश करती हूँ, जबकि वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है। ये सुनकर तो दोस्तों अना को सदमा लग जाता है 440 का। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पिता से शादी होने से मैं ही पैदा हो जाऊंगी, फिर वही परेशानी होगी मेरी माँ को और मेरी माँ कभी खुश नहीं रहेगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तो वो जेनी से कहती है कि देखो आपको ये शादी तोड़नी होगी, आप ऐसा नहीं कर सकती। इसी बहस में वो मैरिज सर्टिफिकेट भी फट जाता है। जेनी काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि जेम्स के बारे में सुनकर अना खुश होगी, लेकिन अना तो नाराज हो गई। जेनी उदास होकर घर चली जाती है। उसके पीछे जब अना जाती है तो सामने से उसे उसके पिता आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि अभी जवान है दोस्तों। उन्हें देखकर अना के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। जेम्स भी जेनी का मूड ठीक कर देता है और अब अना भी अपनी माँ की खुशी के लिए जेनी और जेम्स के रिश्ते पर हामी भरने के लिए खुश हो जाती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, वो किस्मत का लिखा हुआ कभी भी नहीं बदल सकती। इसके बाद जेनी और जेम्स खुशी खुशी साइकिल पर सवार होकर चले जाते हैं। आगे देखते हैं तो एडम अना से कहता है कि मुझे जेनी के बारे में पता चला है, मैं उसके लिए खुश हूँ, और हाँ अब मुझे भी एक लड़की मिल गई है जिसका नाम एली है, कभी टाइम मिला तो मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगा। अना भी मन ही मन कहती है कि एली की किस्मत में जो लिखा था वो उसको मिलकर ही रहा, वाह ऊपर वाले। और अब लगता है कि सभी चीजें ठीक हो चुकी है और ये भी लगता है कि मेरे वापस जाने का टाइम आ गया है। कुछ देर के बाद डेविड वहाँ पर आ जाता है, जो अना के जीन्स में सुई धागा से बना हुआ टेडी देखकर हैरान हो जाता है कि वाह बढ़िया है, किसने बनाया? अना कहती है कि जेनी ने बनाया, उन्हें अच्छे से सिलाई करने आता है। लेकिन तभी अना के दिमाग में एक ख्याल आता है कि मेरी माँ को तो सिलाई करना मेरे पैदा होने के बाद आया था, तो अभी वो इतने अच्छे से सिलाई कैसे कर पाई? इस चीज को सोचते सोचते वो रोते हुए वहाँ से भागने लगती है कि माँ मुझे पता चल गया है, आप मुझे तब से पहचान रही थी, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। तो दोस्तों जेनी अना से भी पहले हॉस्पिटल में टीवी की मदद से टाइम ट्रेवल करके 1981 में आ गई थी, और उसके आने के बाद ही अना ने टाइम ट्रेवल किया। इसका मतलब तब से जिस जेनी को हम देख रहे हैं वो अना के टाइम की जेनी थी। उसे सब कुछ पता था कि अना उसकी ही बेटी है जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आई है, लेकिन जेनी ने अना को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो अपनी बेटी अना का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। अना की हर वो कोशिश जो जेनी को खुश करने के लिए थी, उन सभी को देखकर जेनी की हर बार आंखें भर आती, पर वो अना को कुछ नहीं बताती। जेनी को अना का जज्बा देखकर खुद पर बड़ा गर्व हो रहा होता है कि मेरी बेटी मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। अना का जो सपना था अपनी माँ को खुश रखने का, उन्हें गर्व महसूस कराने का, उसमें वो सफल रही। अना भागते हुए अपनी माँ से मिलना चाहती थी ताकि एक बार बस उन्हें गले लगा पाए, क्योंकि अगर वो अभी अपने टाइम में वापस गई तब तक उसकी माँ वहाँ मर चुकी होगी और यही आखिरी मौका है उसे अपनी माँ से मिलकर जी भर के रोने का। इसलिए वो भागकर जेनी के पास जाती है जो उसके आने का इंतजार कर रही थी। जेनी रोते हुए अना से कहती है कि मेरी बच्ची मत रो, तुम्हारा एक बहुत ही प्यारा सा ब्राइट फ्यूचर होगा,
उसमें तुम हमेशा खुश रहोगी। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। अना बस जेनी के गोद में सर रख कर रोए जा रही थी और तब वो फिर से अपने रियल टाइम में पहुंच जाती है, जहां बेड पर लेटे हुए जेनी ने अपना दम तोड़ दिया था। काफी इमोशनल सीन होता है दोस्तों ये वाला, और सभी की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। मूवी के आखिरी सीन में अना काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है। उसके पास आज बहुत सारी शोहरत है, दौलत है, और जैसा कि जेनी ने अना के लिए दुआ की थी, वो सब कुछ आज अना के पास है, पर माँ नहीं है यार। लेकिन अपनी माँ की प्यारी यादों के साथ अना ने जीना सीख लिया, और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर होती है खत्म। बाकी अगर आपको कुछ फील हुआ हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।